हेलो यू मैक्सियंस, हाउ आर यू? कैसे हो आप सभी? आइयो, बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हो कि हमने अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के दो पार्ट थे शुरुआत के। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस था। उसको हमने खत्म कर दिया है और हम अब नेक्स्ट चैप्टर अपना इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर का ये बिल्कुल फ्रेश चैप्टर है और इसका ताल्लुकात इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से नहीं है। तो बने रहिए हमारे साथ और विश्वास रखिए कि यदि आप हमारे साथ अच्छी तरह से मेहनत करोगे तो आप न केवल आरबीएससी बोर्ड में ही अच्छे अंक सुनिश्चित कर पाओगे, बल्कि इसके अलावा अपना हरियाणा बोर्ड है, यूपी बोर्ड है और सीबीएसई बोर्ड है, उसमें भी आप बहुत अच्छे मार्क्स गेट कर सकते हो। तो जैसे मैं आपको बता देता हूं कि हमने अपने फर्स्ट चैप्टर एंड सेकंड चैप्टर में क्या किया था। रिवीजन किया, इसका एक बार आपको रिवीजन करा देता हूं मैं। देखो, जो अपना चैप्टर फर्स्ट एंड सेकंड था, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, चैप्टर फर्स्ट एंड चैप्टर सेकंड, इनमें हमने क्या देखा? इनमें देखा था कि जो अपना आवेश था वो किसी प्रकार से गति नहीं कर रहा था। इट्स मीन उसकी जो वेग था वो बिल्कुल जीरो था। ठीक है, स्थिर अवस्था में था, जिसके कारण क्या था, अपना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा था। तो चैप्टर फर्स्ट एंड सेकंड में सीधा सिंपल सा फंडा है कि जो अपना आवेश था वह किस पर था? रेस्ट पर था। ठीक है भाई। यानी कि v इज इक्वल टू 0 था। वहीं हम इसके बाद देखते हैं कि अब हम पढ़ने जाने जा रहे हैं जिसमें आवेश जो है अपना कुछ वेग से, कुछ नियत वेग से क्या करेगा? गति करेगा। और ये हम पढ़ेंगे हम चैप्टर नंबर 3 एंड 4 में। चैप्टर नंबर फर्स्ट में क्या था कि विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा था, और मैंने आपको पहले ही बताया था कि विद्युत क्षेत्र का स्रोत क्या होता है? स्थिर आवेश होता है। वहीं और इस शाखा जो हमने फर्स्ट चैप्टर एंड सेकंड चैप्टर में पढ़ी थी, इसे कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी। इसको हम क्या नाम देंगे? इसे कहेंगे स्थिर वैद्युतिकी। ठीक है भाई, इट्स मीन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है। और अब जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसमें अपना जो चार्ज होगा, यानी कि आवेश होगा, वह नियत वेग से गतिशील होगा। यानी कि यहां पर जो अपना Q है वह नियत वेग P से चलायमान, यानी कि गतिशील होगा। ठीक है। और गतिशील जो आवेश होता है उसके कारण क्या होता है?
भाई हमने हमने देखा कि अपने स्थिर आवेश के कारण तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो इसके बाद इस शाखा में हम और भी कुछ पढ़ने वाले हैं, जैसे विद्युत धारा। जो नेक्स्ट चैप्टर अपना है ये तो विद्युत धारा में आ जाएगा, विद्युत धारा। इसके बाद नेक्स्ट होगा चुंबकीय क्षेत्र, जो कि मूविंग चार्ज के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, किसके कारण उत्पन्न होता है? मूविंग चार्ज के कारण। ठीक है, उसके बाद एक और हम इसमें क्या पढ़ेंगे, जो इसमें हमने पहले ही पढ़ लिया है, तो विद्युत क्षेत्र। ये स्थिर आवेश के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, तो इससे पहले चैप्टर चालू करने से पहले हम एक बार इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हमको पढ़ने हैं, कौन कौन से छोड़ने हैं। इट्स मीन एक बार हम इसका माइंड मैप बना लेते हैं, उसके बाद हम इसको नेक्स्ट पढ़ेंगे ढंग से, है ना। देखो, बिल्कुल ये चैप्टर बिल्कुल फ्रेश चैप्टर है। जिन्होंने 2 चैप्टर भी नहीं पढ़े हैं वो भी इसको अच्छी तरह से समझकर पढ़ सकते हैं, बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आएगा। माइंड मैप, ठीक है भाई। इसमें हमें जो टॉपिक्स पढ़ने हैं उनको एक बार देख लेते हैं। पहला टॉपिक अपना इसमें रहेगा विद्युत धारा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो इसमें रहेगा अपना, वो रहेगा, मतलब इसको चालक में विद्युत धारा इसी में इंक्लूड कर लेंगे, लेकिन इसके बाद नेक्स्ट अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा ओम का नियम। इसको हमने पहले छोटी क्लास 10th में भी पढ़ा है, और यहाँ से 1 आध 2 नंबर का आराम से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कभी कभार बड़ा भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है भाई। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा अपना, इससे क्या होगा, हम एक बार इनको देख लेंगे तो हमारे माइंड में बिल्कुल सीधा पता चलेगा कि हमको क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, उसे हमें समझने में और पेशेंस रखने में आसानी होगी। इसके बाद पढ़ना है हमको इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग एवं प्रतिरोधकता का उद्गम। इलेक्ट्रॉन्स का अपवाह वेग एवं प्रतिरोधकता का उद्गम। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो अपना होगा वो होगा ओम की सीमाएं। ओम की सीमाएं, ये हमने 12th मतलब आरबीएससी का वैसे बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है,
विभिन्न पदार्थों की प्रतिरोधकता, विभिन्न पदार्थों की प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता, ताप पर निर्भरता। नेक्स्ट टॉपिक इसमें है अपना विद्युत ऊर्जा, विद्युत शक्ति, सेल विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, आंतरिक प्रतिरोध, श्रेणी तथा पार्श्व क्रम में सेल, और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक किरचॉफ के नियम। स्टार लगा लो यहां पर, बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये अपना। और लास्ट टॉपिक इसमें रहेगा अपना व्हीट स्टोन, व्हीट स्टोन सेतु। ठीक है, ये टॉपिक्स हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है भाई, तो चालू करते हैं अब अपना फर्स्ट टॉपिक, ज्यादा टाइम नहीं लगाते हैं। तो विद्युत धारा, विद्युत धारा क्या है? विद्युत धारा किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर है। मतलब कि जैसे कि हमने मान लिया कि हमारे पास एक चालक है कोई, उससे एक सेकंड में कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो आवेश की वही मात्रा क्या होगी? विद्युत धारा होगी। ठीक है भाई, जैसे कि मैंने कहा, एक बार हेडिंग लगा लेते हैं अच्छी तरह से। इलेक्ट्रिक, ठीक है भाई।
विद्युत धारा। आखिरकार ये विद्युत धारा है क्या? मैंने देखा, जैसे कि हमने माना कि हमारे पास ये कोई चालक तार है और इसमें इसके एकांक क्षेत्रफल से, यानी कि जैसे हमने मान लिया इसके इस भाग से इसके एकांक क्षेत्रफल से जितना आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित हो रहा है वही क्या है अपने पास? विद्युत धारा। ठीक है भाई, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? जैसे हमने पहला पॉइंट देखो इसका, हम क्या लिखेंगे? आवेश प्रवाह की दर। क्या? आवेश प्रवाह की दर। विद्युत धारा कहलाती है। ये इसकी पहली डेफिनेशन हो गई कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। और हम इसकी दूसरी परिभाषा भी लिख सकते हैं कि किसी चालक के दिए गए बिंदु से किसी चालक के दिए गए बिंदु से 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश। किसी चालक के दिए गए बिंदु से 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश भी क्या कहलाता है? विद्युत धारा कहलाती है। ठीक है, और इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि समय t में यदि समय t में प्रवाहित आवेश Q है, तो यदि समय t में प्रवाहित आवेश Q है तो धारा क्या होगी यहां पे? अब धारा I इज इक्वल टू आवेश Q अपॉन T समय। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? बिल्कुल धीरे धीरे लेके चल रहा हूं। तो यहां से विद्युत धारा क्या निकल के आ जाएगी?
ये विद्युत धारा का फॉर्मूला रहा कि I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। इट्स मीन आवेश में समय के सापेक्ष आवेश में परिवर्तन की दर, यानी कि समय के सापेक्ष जब मतलब एक सेकंड में कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है, इट्स कॉल्ड विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, जैसे मैं इसका एक एग्जांपल भी आपको दे देता हूं। यदि 5 सेकंड में 25 कूलाम, जैसे 5 सेकंड में कितने 25 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो एक सेकंड में कितना होगा 25/5 इज इक्वल टू 5। तो ये क्या हुई, अपना करंट हो गया। ठीक है, 5 कूलाम पर सेकंड हो जाएगा इसका। ये क्या हो गया, अपना इलेक्ट्रिक करंट हो गया। आया भाई समझ में विद्युत धारा। अब देखते हैं धारा का मात्रक। धारा का मात्रक, तो मैंने फॉर्मूला आपको बताया कि फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। यहां से ये क्या है, आवेश है, और ये क्या है, समय है। तो सिंपल सी बात है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, और समय का मात्रक सेकंड में ले लेंगे हम, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम अपॉन सेकंड, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कूलाम सेकंड इनवर्स। ठीक है भाई, और इसी को क्या बोलते हैं हम, इसी को क्या बोलते हैं हम, एम्पियर। क्या बोलते हैं, एम्पियर। ठीक है भाई, अब यहां से एक छोटी सी बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा निकल के आती है, और काफी बार ये पूछी भी जाती है कि 1 एम्पियर की परिभाषा लिखिए। तो एकांक एम्पियर की परिभाषा क्या होगी, 1 एम्पियर। यदि किसी चालक तार में, यदि किसी चालक तार में प्रति एकांक समय 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश क्या हो, 1 कूलाम हो, तो प्रवाहित धारा भी क्या होगी, 1 एम्पियर होगी। ठीक है भाई, यदि किसी चालक में 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश 1 कूलाम हो, तो उत्पन्न विद्युत धारा का मान क्या होगा, 1 एम्पियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखो आप,
कि विद्युत धारा की दिशा क्या होती है। जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई विद्युत धारा की दिशा क्या होगी, विद्युत धारा की दिशा तो विद्युत धारा की दिशा दिशा बाह्य परिपथ में बाह्य परिपथ में बैटरी के धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की तरफ होगी। ठीक है भाई, कहां होगी, बाह्य परिपथ में विद्युत धारा की दिशा धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल से की तरफ होगी। जैसे अपने पास ये सर्किट रहा एक, और इसमें बल्ब लगा हुआ है, और ये एक बैटरी इस प्रकार से जुड़ी हुई है। तो इस परिपथ में बाह्य परिपथ है, तो इसमें इस धारा की दिशा क्या होगी, धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर कहां होगी, ऐसे होगी। ठीक है भाई, समझ में तो आ रहा होगा ना, बहुत धीरे धीरे लेके चल रहा हूं। ठीक है, इस प्रकार से होगी, डायग्राम से अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। ये इसका क्या, ये कौन सा सिरा होगा इसका, बैटरी का ये सिरा, टर्मिनल, और ये सिरा ऋण टर्मिनल। ठीक है भाई, और इसकी जो दिशा, इसकी जो विद्युत धारा की दिशा मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की दिशा के विपरीत होगी। मतलब कि जैसे हमने माना ये अपना कोई चालक तार है, तो यदि इलेक्ट्रॉन्स की दिशा इस तरफ से है, इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह इस तरफ हो रहा है, तो जस्ट इसके अपोजिट क्या है, विद्युत धारा की दिशा इस तरफ होगी, मतलब इस तरफ होगी। ठीक है भाई, तो विद्युत धारा की दिशा क्या होगी, इस तरफ होगी। आया समझ में। अब मैं, जैसे मैं आपसे कहूं कि विद्युत धारा प्रवाहित क्यों होती है, व्हाट इज द कॉज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्यों प्रवाहित होती है विद्युत धारा।
विद्युत धारा प्रवाहित होने का आखिरकार कारण क्या है विद्युत धारा प्रवाहित होने का? तो अपनी जो विद्युत धारा है वो दो कारणों की वजह से प्रवाहित होती है। एक तो इसमें जो कारण है वो है मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के कारण होती है। कौन सी? मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के कारण। और दूसरी, अब मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के कारण किस प्रकार से होती है, इसके लिए समझाने के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे कि अपने पास एक पात्र है और इसमें क्या है, हमने भर दिया नमक। क्या भर दिया? नमक। इसमें सॉलिड नमक भरा हुआ है और इसमें इसके हमें टर्मिनल्स निकाल दिए इससे, और इससे इस प्रकार से इसमें क्या है, यदि हम इसको देखो ठोस अवस्था में लेते हैं कि Na+ Cl-, तो इस अवस्था में क्या है, अपने पास मुक्त इलेक्ट्रॉन है नहीं, और इस अवस्था में जब हमारे पास मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा, और जिसके कारण अपना ये बल्ब जो है, इस सर्किट में जो ये बल्ब है ये है जलेगा नहीं, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स नहीं। तो ठोस अवस्था में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते नहीं है, और जैसे ही हम इस सॉलिड ठोस की जगह क्या लेते हैं, देखो अब हमने क्या किया कि वो जो हमने NaCl लिया था पहले पहले वाले डायग्राम में, वो क्या लिया, सॉलिड लिया था, लेकिन इसको अब क्या करते हैं हम, या तो इसको हम पिघला लेते हैं, या तो हम क्या करते हैं, इस जो NaCl जो अपने पास था लिक्विड NaCl, इसको या तो हम क्या कर लेते हैं, पिघला लेते हैं, या फिर इसमें क्या कर लेते हैं, जन्म ला लेते हैं। इससे क्या होगा, ये Na+ और Cl- में टूट जाएगा और लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। और अब क्या करते हैं, अब हम इसमें बल्ब के सर्किट को पहले की तरह जोड़ते हैं, जैसे ही हम इसको
अब देखो, जैसे ही हम जब इसमें सर्किट को पूरा करते हैं तो इसमें लिक्विड अवस्था में जैसे ही हम इसमें सर्किट पूरा करते हैं तो इसमें जो आपने Na+ और Cl- जो आयन है, Na+ और Cl- क्या होते हैं, प्रवाहित होने लग जाते हैं प्लस से माइनस की तरफ, इस प्रकार से, और अपना बल्ब क्या है, जल जाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, विद्युत का प्रवाह होता है। ठीक है भाई। तो जो ठोसों में तो क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उसके कारण विद्युत का प्रभाव होता है। वहीं जो लिक्विड होते हैं हमारे पास, उनमें विद्युत धारा का प्रवाह किस कारण होता है, मुक्त आयनों के द्वारा। तो पहला कारण तो क्या हो गया, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा होता है, और दूसरा कारण क्या हुआ, मुक्त आयनों द्वारा, आयनों द्वारा। ठीक है। ऐसे ही जैसे, ऐसे क्या मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा कैसे होता है, ये हमारे पास क्या रहा, एक चालक तार रहा, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की गति इस प्रकार से होगी, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की गति इस प्रकार से होगी, तो विद्युत धारा का प्रवाह किससे होगा, इसकी विपरीत दिशा में होगा। ठीक है भाई, आ रहा समझ में अच्छी तरह से। अब मैं कहूं कि विद्युत धारा एक कैसी राशि है, तो विद्युत धारा कैसी राशि है, विद्युत धारा एक अदिश राशि है। विद्युत धारा कैसी राशि है, एक अदिश राशि होती है। अब क्यों भाई, हमने तो पढ़ा था छोटी क्लास में, हमने क्या पढ़ा था, हमने 11th में ही पढ़ा था कि हमने कि सदिश राशि कौन सी होती है, हमने देखा था कि जो अपने पास अदिश राशि होती हैं उनमें केवल और केवल क्या होता है, परिमाण होता है, केवल और केवल क्या होता है, परिमाण होता है। वहीं अपने पास सदिश राशियों में परिमाण तो होता ही है, और उसी के साथ क्या होता है, दिशा भी होती है। ये तो इसका पहला कारण हो गया, ये दूसरा, तो यहां पे भाई अपने विद्युत धारा का परिमाण भी है, और जो विद्युत धारा है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर प्रवाहित भी हो रही है, तो इस तरह से इसकी दिशा भी है। तो ये किस प्रकार से अदिश राशि हुई। तो सदिश के नियमों में एक तीसरा नियम भी होता है, वो क्या होता है, सदिश योग का नियम। कौन सा होता है, सदिश योग का नियम होता है। ठीक है भाई। अब ये सदिश योग का नियम क्या है, जैसे मैं आपसे कहूं कि
मेरे पास कि ये कोई वस्तु है, ये कोई पिंड है, और इसको एक बल इधर से इसकी इस तरफ 5 न्यूटन के बल से, और इस तरफ भी 5 न्यूटन के बल से इस पर बल लग रहा है। तो इस दशा में ये किस तरफ जाएगा, किस तरफ जाएगा भाई? बल इस तरफ भी 5 न्यूटन का लग रहा है, और इस तरफ भी क्या है, 5 न्यूटन का लग रहा है। तो आप सीधे सीधे कहोगे कि बल, जो टोटल बल है, परिणामी जो बल है वो क्या होगा, 0 होगा। तो ये किसी तरफ नहीं जाएगा। ऐसा इसमें तो क्या होता है भाई, दिशा दूसरे एक दिशा में है और दूसरी दिशा में, दोनों कैंसिल आउट हो गए भाई। यदि हम इसी बात को, यदि हम क्या करें, इसी बात को यदि हम इसी बात को यहां पर करें, देखो इसी को हम विद्युत धारा की उसमें करें, तो देखो कि अपने पास कोई, यहां पर ये विद्युत धारा जा रही है, और ये कितने एम्पियर की विद्युत धारा है अपने पास, मान लो कि इसकी 10 एम्पियर की क्या है, एक विद्युत धारा। और यहां पर कोई संधि बिंदु है, और ये दूसरे तार में इस प्रकार से जा रही है, और दूसरे तार में इस प्रकार से जा रही है, इस तरफ। ठीक है, इस तरफ ये चली गई 5 एम्पियर, और इस तरफ भी ये चली गई 5 एम्पियर। 5 एम्पियर इस तरफ, 5 एम्पियर इस तरफ। इस स्थिति में ऐसा थोड़ी होगा कि भाई अपनी टोटल जो परिणामी धारा है वह क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा। और अगर ऐसा नहीं होगा, जैसे हमने जैसे इसमें इस धारा में ये प्रवाहित की, और यहां पर कोई बल्ब लगा हुआ है, इस तरफ भी कोई क्या लग रहा है, बल्ब लग रहा है, वो क्या दोनों जल जाएंगे भाई। 5 एम्पियर इस तरफ चले गई, 5 एम्पियर इस तरफ चले गई। तो यूं थोड़ी है, ऐसा थोड़ी है कि जो तो ऐसा होगा, है समझ में? तो इसलिए क्या है कि जो अपनी विद्युत धारा होती है वह सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करती है, जिस कारण से ये क्या है, एक अदिश राशि है। तो काफी बार क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ये पूछ लिया जाता है कि विद्युत धारा अपनी सदिश राशि ना होकर अदिश राशि क्यों होती है, जबकि यह इसका परिणाम भी परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है, फिर भी यह सदिश राशि क्यों नहीं होती है। तो कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हुआ होगा आपके, ऐसा क्यों होता है। और इसका नेक्स्ट बिंदु बढ़ते हैं कि विद्युत धारा का मापन एमीटर तथा गैल्वेनोमीटर से किया जाता है। विद्युत धारा का मापन
एमीटर तथा, इसको अमीटर भी कहते हैं, तथा गैल्वेनोमीटर से किया जाता है। ठीक है, और अमीटर तथा गैल्वेनोमीटर को परिपथ में श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन में श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ते हैं। ठीक है भाई, कैसे जोड़ते हैं कि जैसे देखो, देखिए जैसे ये क्या हो गया, अपना अमीटर हो गया, ये अपना गैल्वेनोमीटर हो गया। ठीक है भाई, यहां से इस प्रकार से विद्युत धारा जा रही है, एमीटर में क्या होता है कि एमीटर में जो अपनी सुई होती है वो क्या होती है, बिल्कुल जीरो पर होती है। जो अमीटर में सुई जो अपनी होती है वे बिल्कुल क्या होती है, जीरो पर होती है। ठीक है, और गैल्वेनोमीटर में जो होती है अपनी सुई, वह मध्य में होती है, जीरो पे नहीं होती है, ऐसे होती है। ठीक है भाई, जैसे ही हमने इसको, जैसे सर्किट हम पूरा करते हैं तो यहां पर जो अपना बल्ब है वो जल जाता है, और ऐसे ही यहां पर बल्ब भी अपना ये क्या है, जल जाता है। ठीक है, और इसको
इसका जो डायग्राम, जैसे कभी कभार डायग्राम कैसे बनता है, इसको इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, देखो प्लस माइनस, ठीक है। प्लस माइनस, इस प्रकार से ध्यान रखना है ना। और मैं यदि अब आपसे कहूं कि आदर्श जो अपने पास सॉरी टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन यहां से मैं आपसे उठा के पूछूं कि आइडियल अमीटर का प्रतिरोध कितना होगा, कि आइडियल अमीटर है अपने पास, उसका प्रतिरोध कितना होगा, तो आप सीधे कहोगे कि भाई जब उसमें अमीटर में से पूरी धारा, सारी की सारी धारा आवेश निकल जाएगा तो ये उसकी में मान की गणना कर पाएगा। तो इसका मतलब उसमें जो प्रतिरोध है, यानी कि आवेश में रुकावट, यानी कि धारा के मार्ग में यानी कि प्रतिरोध क्या होगा, शून्य होगा। तभी तो वह उसके मान का पूरी तरह से पता बताएगा, पूरी तरह से उसकी गणना कर पाएगा कि कितना विद्युत धारा एमीटर से होते हुए परिपथ में प्रवाहित हो रही है। ठीक है भाई। और इसकी एक और नेक्स्ट बात मैं आपको बताता हूं, अच्छी सी बात। विद्युत धारा का मान चालक तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। ठीक है। अब कैसे, देखो मैंने कहा कि मेरे पास, यहां देख लो, देखो किस प्रकार से, यदि मैंने बोला कि मेरे पास एक चालक तार है, ये ठीक है, ये पहला चालक तार है,
कि अपने पास एक पतला चालक तार है, एक बड़ा पतला, एक पतला है, एक उससे मोटा है, एक उससे मोटा चालक तार है, और इसमें अगर विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो क्या होगी, वो सेम रहेगी। इसका मतलब ये रहा, यानी कि I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3। ठीक है, यानी कि छोटे पतले चालक तार में जितनी 5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है, तो 10 उससे बड़े वाले, उससे मोटे तार में उससे अधिक विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, उतनी ही होगी 5 एम्पियर की। ठीक है भाई। अब इसमें एक नेक्स्ट टॉपिक देख लो, उसके बाद क्लास खत्म करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि धारा के प्रकार। धारा कितने प्रकार की होती है, देखो एक बार इसको। धारा जो अपने पास होती है उसमें एक तो होती है कौन सी, औसत धारा, एवरेज करंट। औसत धारा, इट्स मीन एवरेज करंट। ठीक है, अब ये एवरेज करंट क्या है, यानी कि एवरेज करंट में एक समय अंतराल में विद्युत धारा के मान की गणना की जाती है। यह विद्युत धारा एक समय अंतराल के लिए परिभाषित होती है। ऐसे हम इसको लिख सकते हैं कि यह धारा जो होती है, यह समयांतराल के लिए परिभाषित होती है। यानी कि मैं आपसे कहूं कि T1 पर विद्युत धारा, मतलब T1 समय में प्रवाहित आवेश Q1 है और T2 समय में प्रवाहित आवेश Q2 है, तो जो अपने पास विद्युत धारा वो होगी, वो क्या होगी, Q2 माइनस Q1 अपॉन T2 माइनस T। ये क्या होगी, औसत विद्युत धारा, आई एवरेज। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यदि यदि T1 समय पर प्रवाहित आवेश Q1 हो एवं T2 समय पर प्रवाहित आवेश Q2 हो, तब इस स्थिति में आई एवरेज क्या होगी, Q2 माइनस Q1 अपॉन T2 माइनस T1, यानी कि डेल Q अपॉन डेल T। ठीक है,
ये हो गई अपनी एवरेज करंट। अब दूसरे प्रकार की जो धारा है वह कौन सी धारा है? तात्क्षणिक धारा। वह कौन सी है? तात्क्षणिक धारा, यानी कि समय विशेष पर विद्युत धारा। एक छोटे समय अंतराल के लिए एक क्षण विशेष पर धारा का मान यह क्षण विशेष पर धारा का मान होती है। उस तात्क्षणिक वेग को हम इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? इंस्टेंटेनियस करंट, ठीक है। और इसको हम किस प्रकार से लिख देंगे? फॉर्मूला के रूप में इसको कैसे लिखेंगे कि आई, अब तात्क्षणिक को हम किस प्रकार से इंस्टेंट INST लिख के डिनोट कर लेते हैं। INST इंस्टेंट इज इक्वल टू dq अपॉन dt। ये क्या हो गया अपना तात्क्षणिक धारा का फॉर्मूला, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि I इंस्टेंट इज इक्वल टू लिमिट, लिमिट लगा देंगे इसमें कि डेल टी टेंस टू जीरो, और इस स्थिति में डी डेल क्यू अपॉन डेल टी। और मैथमेटिकल जब इसमें हम सॉल्यूशन इसका करते हैं तो क्या निकल के आता है? डी क्यू अपॉन डी टी। मतलब मैं आपको ये समझा दूं कि भाई मैं एक दिन मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि मैं कहीं यहां से मतलब मैं अपने जगह से किसी क्षेत्र यानी कि बाजार गया, और बाजार की दूरी मेरे यहाँ से 50 किलोमीटर है। तो मैंने कहा वही पहले तो मैं पहले गांव घर से निकला तो 10 की स्पीड पे चला, उसके बाद जैसे मेन रोड पे आया तो पहले 20 की स्पीड चला, जैसे ही ब्रेकर आया तो मैंने स्पीड कम की, यानी कभी स्पीड ज्यादा की, कभी स्पीड कम की, कभी स्पीड ज्यादा की, और अंत में मैं वहां पर जो अपना 50 किलोमीटर था उसको तय करने में मैंने लगा दी 2 घंटे, यानी कि टोटल मेरे को वहां पर पहुंचने में लग गए 2 घंटे। तो इसका जो एवरेज आएगा वो क्या निकल के आया कि 25 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से मैं पहुंचा। ये उसका क्या हो गया? औसत आ गया। अब मैं एक दिन जा रहा था बाजार ऐसे ही, और 8:10 पर फिक्स पापा का फोन आया, पिताजी का फोन आया कि अभी देख के बता कि मीटर में गाड़ी कितनी स्पीड से चल रही है। और जैसे ही तुरंत भाई, जब पिताजी का फोन आता है तो तुरंत बताना ही पड़ता है, पिटने का डर जो होता है। तो मैंने कहा कि 80 की स्पीड पर। अरे तो अब इसके बाद हुआ जो हुआ होगा, कुछ भी आप समझ सकते हो क्या हुआ क्या होगा। तो अब जो मैंने 8:10 पर फिक्स, ऊपर से जब हाई कोर्ट से ऑर्डर आया कि टाइम बता अभी मीटर में देखकर कितना है, तो तुरंत मैंने जवाब दिया, और यही तुरंत जो जवाब दिया यही क्या होता है? तात्क्षणिक वेग। यानी कि एक विशेष क्षण पर स्पीड बताई मैंने, यही होता है तात्क्षणिक वेग। यही तात्क्षणिकता होती है, ठीक है। आया समझ में अब ढंग से?
ठीक है भाई। तो क्लास को लंबी ना करके हम क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और जुड़े रहिए हमारे साथ यूमैक्स ट्यूशन क्लासेस में। और बिलीव रखिए कि यदि आप हमारे साथ मेहनत करोगे तो ना केवल आप अच्छे मार्क्सों से पास होंगे, इसके अलावा आप कंपटीशन में भी क्वेश्चनों को फोड़ पाओगे। ठीक है, हमारा ध्येय ये नहीं है केवल आरबीएससी बोर्ड में ही नंबर दिलाए जाएं, बाकी आप अच्छी तरह से पढ़कर के कंपिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चनों को भी कर सकते हो अगर आप अच्छी तरह से मेहनत करोगे हमारे साथ। यू कैन श्योर you not only get wonderful marks in exams, not only RBSC but also every boards like as CBSE board, उत्तर प्रदेश बोर्ड, यूपी बोर्ड, हरियाणा बोर्ड। आप किसी भी भाई, ये जो अपना चैप्टर है ना, जैसे कि ये इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर है, ये अपने पूरे फिजिक्स के पूरे सिलेबस के 10% मार्क्स, 10% जो वेटेज है इसका, यानी कि यदि अपने पास 70 नंबर का पेपर आ रहा है तो 7 नंबर का मटेरियल इससे मिलेगा। यदि हमारे पास 8 नंबर का 80 नंबर का पेपर आ रहा है तो उसमें से 10% 8 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आते हैं। ठीक है भाई, तो ध्यान रखें, अच्छी तरह से पढ़ो, ये फ्रेश चैप्टर है, बिल्कुल मजे आएंगे पढ़ने में। और अपने दोस्तों को भी बताएं कि नया चैप्टर चालू हुआ है भाई, और यूमैक्स ट्यूशन क्लासेस पर बने रहिए, और आपको इसके हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो मिलते हैं एक नई अच्छी मजेदार क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।